हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी ज्योति सोनी। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग तो अब आप कहेंगे कि मैम सारे ही चैप्टर्स होते हैं। जी हाँ, इंटरेस्टिंग तो सारे ही चैप्टर होते हैं बिकॉज हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारे सराउंडिंग ही किसी ना किसी टॉपिक को उठा करके हम पढ़ते हैं, राइट। इससे पहले आपने जस्ट अभी ज्योग्राफी का एक लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने अर्थ को पढ़ा था और अर्थ भी किसका पार्ट है वो भी देखा था। अब भाई जब आपने अर्थ को समझ लिया है, अर्थ देख लिया है, तो उस अर्थ पे रहने वाले लोगों को भी तो देखना होगा, उन्हें भी समझना होगा। घूम फिरा के हम वही चीज पढ़ने वाले हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस वातावरण में हैं, उन्हीं सारी चीजों की स्टडी ही हमें करनी होती है इन आवर स्कूल क्लासेस, राइट। तो आज का चैप्टर है डेप्थ ऑफ डाइवर्सिटी। तो गाइज आप लोग रेडी है जानने के लिए कि हम मतलब डाइवर्सिटी से हमारा जो कनेक्शन है वो भी हम स्टार्ट करेंगे। वो देखेंगे कि कैसे एक धरती पे इतने सारे भांति भांति प्रकार के लोग रहते हैं। ओके, तो चलो करते हैं शुरू। हमने रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ा हुआ था जिसमें हमने ग्लोब के ऊपर, ठीक है, ग्लोब या यूं कह ले कि हमने धरती के ऊपर ही बात की थी, पृथ्वी के ऊपर बात की थी। तो आप ये इमेज देख करके तो समझ गए होंगे कि हमारा मेन टॉपिक है कि भाई हमने हमारा अर्थ जो है पूरे गैलेक्सी में ढूंढ के निकाला था, एक सोलर फैमिली के साथ में, एक सोलर सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ था। देन हमने वहां से हमारी अर्थ को निकाला, उसके बाद में उसकी स्टडी की, उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम उसको लोकेट करते हैं, कैसे वहां पर मतलब टाइम जो है चीजें फिक्स होती है। अब आप कह रहे होंगे कि मैम वो ज्योग्राफी थी, आप अभी पॉलिटी में बात कर रहे हैं। तो भाई सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर आप वहां की मैपिंग जानते हैं, उसका फिजिकल जो कनेक्शन है वो चीजें जानते हैं, उसकी कंडीशंस जानते हैं, तो आप उसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल सारे तरीके से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए तो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी को एक साथ में बांध के रखा हुआ है इन सोशल साइंस, करेक्ट। तो चलिए बिना मेरे एक्स्ट्रा प्रवचन के हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमें पढ़ना है इस धरती पे इतने सारे लोग रहते हैं, ठीक है, ये हमें पता है कि एक धरती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जब हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं बहुत सारे लोगों को देखते हैं और सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कोई भी सेम नहीं होता है। तो यही डिफरेंस जो होता है इसे ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप के कल्चर्स है। ये कल्चर वगैरह को छोटे से कभी छोटी सी डेफिनेशन को याद रखते हैं कि डाइवर्सिटी मीन्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मतलब पीपल्स हो गए, इधर इस धरती पे इतने सारे लोग घूम रहे हैं, यही दिखाई दे रहे हैं। चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले मैं गई थी वैष्णो देवी की यात्रा पे। अब वैष्णो देवी की यात्रा पे जब मैं गई थी तो मैंने वहां पे देखा कि वहां का जो कश्मीरी जो गेटअप है ना, भाई बहुत पसंद आया। हमने वहां पे गेटअप के साथ में फोटोशूट कराया। अब फोटोशूट क्यों कराया, हमें वो बहुत पसंद आया बिकॉज हमें वो हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट लगा, राइट। वो हमें हमसे डिफरेंट क्यों लगा, क्योंकि हमने उसे पहली बार देखा था, हमने फोन कॉल्स में देखा, वीडियोज में, यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया के थ्रू ही हमने इन चीजों को देखा। हमारी कोई फैमिली मेंबर गए हैं तो वो फोन कॉल्स पे देखा, मेरा मतलब ऐसा है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं धीरे से आई अमृतसर में, जब मैंने वहां का ड्रेसअप देखा तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वो ड्रेसअप भी मैंने नहीं देखा था, वहाँ का अलग एक कल्चर था, वो कल्चर भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहीं कहीं कश्मीर में हमने एक अलग कल्चर देखा था जिसे लोग फॉलो कर रहे थे, वो एक अलग ही तरीके के लोग थे और हमें वो क्यों, क्योंकि वो हमारी रूटीन से हट करके कोई चीजों को फॉलो कर रहे थे। सिमिलरली जब हम पंजाब गए तो पंजाब में भी हमें ऐसी ही चीजों को देखने के लिए मिला। और ये भी क्यों डिफरेंट लगा, क्योंकि मतलब ये हट के लगा क्योंकि इसे भी हम एक डिफरेंट वे में देख रहे थे, क्योंकि हम एमपी वाले हैं और हम एमपी वाले जिस तरीके से हैं तो हमें दूसरे का कल अलग ही लगेगा। पंजाब वाले अगर कश्मीर में जाएंगे तो इन्हें अलग लगेगा, ये यहाँ आएंगे तो अलग लगेगा। चलो ये तो स्टेट वाइज बात कर ली, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हम हमारे ही स्कूल में जब जाते हैं, तो हम जब हमारे स्कूल में होते हैं तो जरूरी नहीं एक ही कम्युनिटी के लोग आते हैं। वहां पर आपको कुछ मुस्लिम मिल जाएंगे, कुछ हिंदू मिलेंगे, कोई अलग कास्ट का होगा, या कोई हिंदू ही है या
उनके भी अलग अलग कैटेगरीज होंगी उसके अंदर, जो उस रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, उनके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो यही इतनी सारी बातें बताने का मतलब सिर्फ इतना आ रहा था कि हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है, और इन्हीं की स्टडी हमें इस चैप्टर में करनी है कि किस तरीके से मतलब हमारे यहाँ पर बहुत ही मतलब धरती है, बहुत सारे अलग अलग है, और वो क्यों इतनी डाइवर्सिटी डिपेंड करती है इन सब पे। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो की फैक्ट्स देख लेते हैं फटाफट। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ देखेंगे डाइवर्सिटी की मीनिंग, कि एक्चुअल में डाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एंड आई थिंक आपको अब तक ये समझ में आ चुकी होंगी। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस ऑब्वियसली। मैंने आधा चैप्टर आपको एक शॉर्टकट 5 मिनट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब हम आगे डिटेल देखेंगे। फिर डाइवर्सिटी हम इंडिया के रिगार्डिंग देखेंगे, एक रिलीजियस, फूड में कैसे डाइवर्सिटी है, फेस्टिवल्स में कैसी है, ड्रेस, लैंग्वेजेस, रीजन्स, ये सारी चीजें। और उसके बाद में लास्ट में देखेंगे हम कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद में भी हम एक यूनिटी में बंधे हुए हैं, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक इंडिया का मैप आपके सामने है और ये हम हमेशा से देखते हुए आए हैं। इंडिया के किसी भी कोने में चले जाए हमको एक अलग ही वहाँ का वातावरण देखने को मिलता है, एक अलग कल्चर देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया कि मैं गई वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी में मैंने वहाँ का एक अलग ही कस्टम देखा, वहाँ का ड्रेसअप देखा, वहाँ का खाना, वहाँ पे किस टाइप का खाना चल रहा था, वो हमारे खाने से एकदम डिफरेंट था। हम यहाँ पे सारी चीजें खाते, दाल चावल सब्जी रोटी, हमें वहाँ मोस्ट ऑफ राजमा मिला, कड़ी चावल मिला, इस टाइप से। फिर हम पंजाब में गए, हमें छोले भटूरे बहुत ज्यादा मिले, वहाँ का ट्रेडिशन अलग था, वहाँ पे खाने का सिस्टम अलग था, वहाँ के लोग अलग अलग। तो इस मैप में इन शॉर्ट वही चीजें दिखाई गई है कि भाई हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पीपल्स रहते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली अगर नॉर्मल से ही अलग जाकर के देखें तो हम हमारे एटमॉस्फेयर में ही जब देखें, ये तो हमारे पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से हो गया। हम आपस में जब होते हैं तो डाइवर्सिटी कैसे समझेंगे कि एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं, ठीक है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, ठीक है, कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता है, ठीक है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, उनके ड्रेसेस डिफरेंट होते हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, ठीक है। मतलब हमारे घरों में भी आसपास के हम पड़ोसी वगैरह में देखें तो हमारे यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के फूड हम चलाते हैं। जैसे कि मेरे घर कड़ी जो है, मुझे कड़ी पसंद है और मुझे कड़ी पतली सी पसंद है, लेकिन किसी के यहाँ पर हम जब नेक्स्ट देखे तो उनके यहाँ बेसन वाली कड़ी बनती है, ठीक है। ये मैं एकदम रेगुलर जो डेली रूटीन वाले एग्जाम्पल से वही रख रही हूँ ताकि आप उस चीज को कनेक्ट कर पाए, ठीक है। और हम कनेक्ट तभी कर पाते हैं जब हम एकदम बेसिक से सीखे, हमारा मतलब पर्पस है सीखना चीजों को। तो मैं शुरू से कहती हूँ कि हमें सिलेबस कवर नहीं करना है, हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही देख के नहीं चलना है। अगर हम सीख जाएंगे, हमें चीज समझ जाएंगे तो वो हमारा लाइफ टाइम हो जाएगा। फिर हम ये एग्जाम क्या हम ढेर क्रैक कर लेंगे, करेक्ट। हम आपस में भी बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं, कोई हिंदी में बात करता है, कोई मराठी में, कोई बिहारी में, कोई किसी लैंग्वेज में, कोई इंग्लिश में बात करता है, जिसमें भी वो कंफर्टेबल हो या वो जिस भी मदर टंग का हो वो उस लैंग्वेज को ही फॉलो करता है। क्लियर। कोई उसमें से मेल होता है, हमारी फैमिली में देख लो, फीमेल है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, हमारे यहाँ कोई कुछ ड्रेस पहन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है, कोई सूट पहन रहा है, ठीक है, कोई मतलब सबकी जो वर्शिप्स होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आपकी कॉलोनी में 4 डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग रह रहे हैं, रिलीजन के लोग रह रहे हैं, तो उनकी पूजा पाठ भी अलग ही होती है। इवन आप हिंदू के भी इसमें बात कर ले तो सबके अलग अलग कस्टम्स होते हैं, वो अपने अपने अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, कि किसी के घर दुर्गा पूजा ऐसी होती है, किसी के घर किसी और टाइप से होती है। तो आई थिंक डाइवर्सिटी का मतलब आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। They celebrated different religious and harvest festival. They were from different social economy backgrounds. Definitely हम हमारी कॉलोनी के हम कहीं नहीं जाते क्योंकि इंडिया को भी छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ अभी हमारी कॉलोनी के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे लोग कहीं ना कहीं किसी भी डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कुछ होता है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर है, तो कोई किसी की शॉप है, कोई कुछ करता है, ठीक है, किसी का प्रोफेशनल बिजनेस है, कोई नॉर्मल बिजनेस करता है, कोई किसी के घर काम करता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स हमारी सोसाइटी में रहते हैं, और इसी टाइप की जितनी भी डिफरेंट टाइप का जो हमारा एटमॉस्फेयर जितने लोगों से मिलकर के बना हुआ है, तो इसे ही हम एक डाइवर्सिटी के नाम से बताते हैं। मतलब उसमें इतनी सारी है, उनके खाने में विभिन्नताएं होती है, उनके
में होंगी, उनके रिलीजन में होंगी, सारी टाइप से। सम ऑफ देम हैड डिफरेंट फिजिकल एबिलिटी और डिसेबिलिटी। डेफिनेटली कुछ पूरे बॉडीली फिजिकली बहुत फिट होते हैं, लेकिन किसी में कोई ना कोई फिजिकली मतलब फॉल्ट भी होती है, कोई अंधा होगा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कुछ ना कुछ फॉल्ट होती है। तो ये सारे डाइवर्सिटीज के एग्जाम्पल्स हुए कि डाइवर्सिटी इतने टाइप की होती है। तो एक प्रोफेशनल एग्जाम डेफिनेशन समझ ले कि डाइवर्सिटी की डेफिनेशन होती क्या है। आप एक बार समझ चुके हैं कि हमारे यहाँ पे हम जितने भी लोगों से घिरे हुए हैं, तो उन लोगों के बीच में बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों से हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है। कोई मेल, कोई फीमेल, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई बिजनेसमैन है, कोई मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मतलब इतनी सारी अलग अलग चीजों को, मतलब डिफरेंट लोगों के साथ में मिल करके हम एक यूनिटी में बैठे हुए हैं। तो ये डाइवर्सिटीज इसी को कहते हैं कि इतने सारे डिफरेंसेस है, ठीक है, हमारे आसपास एक ही जाति में। मतलब एक हो गया है कि यहाँ पर इतने में है, इतनी सारी मतलब मनुष्य जाति है, लेकिन उस मनुष्य जाति में भी इतने सारे डिफरेंट टाइप के लोग रह रहे हैं। सो डेफिनेशन क्या होगी डाइवर्सिटी की? व्हेनेवर वी मूव अराउंड इन आवर डे टू डे लाइफ, वी सी पीपल ऑफ वेराइटी ऑफ टेस्ट, सोशल बैकग्राउंड्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, इतने सारे हैं। तो इतना सारा देन जो दिस सेट ऑफ डिफरेंसेस एंड वेराइटी इज नोन एज डाइवर्सिटी। दैट्स इट। हमारे पास इतनी सारी वेराइटीज है, तो इसी को ही मतलब हमने क्या कहा कि इतनी सारी जो डिफरेंसेस है, जो इतने सारे वेराइटी ऑफ टेस्ट है, ठीक है, इन सबको हमने डाइवर्सिटी के नाम से डिफाइन किया। अब डाइवर्सिटी को हम ह्यूमन लाइफ में कैसे ये करें? देखो, अब हमें ह्यूमन लाइफ में आपको डाइवर्सिटी को डालना है, तो आप एक चीज देखें कि एक किसान है, ठीक है, एक फार्मर है। वो फार्मर जो है क्या करता है, मतलब कैसे हमने इसको अब फैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ में कनेक्ट किया कि कैसे एक दूसरे से लोग कनेक्टेड है। मैंने बहुत सारे बताया कि कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, कोई शॉप वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में सभी लोग अपने आप मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब वो कनेक्टेड कैसे, मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद में भी ह्यूमन लाइफ में वो कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? तो देखो, यहाँ पे एक फार्मर है, इसने खेती की, ठीक है, इसने अनाज उगाया, ठीक है, यहाँ पर इसने अनाज उगाया। ये मेरा अनाज थोड़ा ठीक ठाक नहीं उगा हुआ है, चलो हम फसल उगा करके हम डायरेक्ट अनाज ही उगा लेते हैं। एप्पल, ऑरेंज, बनाना नहीं, ये कैरेट हो गया, मे भी, चलो छोड़ो। इतनी सारी वैरायटी, मतलब एक फार्मर ने इसको उगाया, ठीक है, तो किसान का तो काम यहीं पे खत्म हो गया कि हटाया, काम फिनिश, डन। लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि इसकी लाइफ यहीं पे नहीं होती है, इसे बहुत सारे लोगों की नीड पड़ेगी। इसको इस खेती में उगाने के लिए और भी सपोर्ट पड़ेगा ना, इसको अपनी जो फुलफिलमेंट्स है, अपनी रिक्वायरमेंट जो है, इसके अलावा मतलब खेती करने के अलावा नहीं है। इसने ये पूरा फल मतलब ये सब चीजें उगाई, तो इसको किसी न किसी को सेल करेगा, वो सेल जो है वो नॉर्मल पीपल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसे यहाँ पर कुछ भी मदद पड़ेगी, क्योंकि खेती करने में तो काम आते ही है भैया। फिर उसके बाद में इसके बच्चे हैं, वो स्कूल जाएंगे, तो उसे टीचर की भी तो नीड पड़ेगी, इसे व्हीकल्स की नीड पड़ेगी, और वो व्हीकल वाले शॉप की पड़ेगी। तो इस तरीके से मतलब एक ह्यूमन लाइफ जो है वो इतनी सारी वेराइटीज में रहने के बाद में भी वो दूसरों से कनेक्ट रहता ही रहता है, ठीक है। अ फार्मर प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स नॉट himself but also for others, है ना। He depends upon other for the fulfillment of various needs such as clothes, building material, education, medical services etc. और similarly हर एक इंसान, ये तो हमने सिर्फ एक किसान का एग्जांपल रखा है, इसी वे में दूसरे जो लोग हैं वो भी मतलब डिपेंडेंट होते हैं। इन दिस वे पीपल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दैट इज वाई मैन इज कंसिडर्ड एज अ सोशल एनिमल। हाँ, हम सोशल एनिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है भाई, यहाँ पर मैं जानवर वर्ड यूज नहीं करूंगी। हम एक सामाजिक प्राणी हैं क्योंकि हम सिर्फ अपने आप से अपनी लाइफ को नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है। अगर मैंने कहा, किसान ने कह दिया कि भाई मैं तो खुद अनाज ग्रो करता हूँ, मैं अनाज उगाता हूँ, तो मेरे को खाने को मिल गया, दैट सफिशिएंट फॉर मी। तो ये सफिशिएंट नहीं है, उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। उसे एजुकेशन चाहिए, उसे मटेरियल चाहिए, उसे अपने लाइफस्टाइल के लिए हर एक चीज चाहिए, उसको पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए। तो वो डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। सिमिलरली मैं बात करूं कि मैं तो टीचर हूं, मैं पढ़ा रही हूँ, आपसे मेरा पैसा आ रहा है और बस दैट्स
ठीक है, इतना ठीक है, इनफ है मेरे लिए, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पढ़ाने के लिए बच्चे भी चाहिए, है ना, जो कि आप है। देन उसके बाद में मेरी और भी रिक्वायरमेंट्स होंगी बहुत सारी, मुझे खाना चाहिए तो मैं किसान के ऊपर डिपेंडेंट हूँ कि भाई मुझे अनाज तो वही उगा के देगा ना, मुझे अपने कपड़ों के लिए किसी और के लिए चाहिए, मुझे अपना स्किन केयर चाहिए, जो भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता ही होता है, हम माने या ना माने। हम क्या सोचते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, दैट्स गुड, ठीक है, इतना काफी है, हमने अपना पैसा दिया, अपना काम किया, हटे। लेकिन भाई उस चीज से हट के देखो कि वो आपकी उस सर्विस को कंप्लीट कर रहा है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन वो चीज नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हमें एक सोशल एनिमल कहा गया है, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं सभी लोग डिपेंडेंट है। अब देखो, we live in the society in different social group but essentially speaking we all are human। definitely हम इतने सारे डिफरेंट लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन उसके बाद में भी हम नॉर्मल इंसान ही हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान की वैरायटीज ही देख रहे हैं अभी तो हम लोग। इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया देर आर रिलीजन्स, देर आर मैनी रिलीजन, ईच रीजन हैज इट्स ऑन कल्चर, लैंग्वेज, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक जा रही है, फूड हैबिट, लिटरेचर, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा। सच डाइवर्सिटी हैव एनरिच्ड इंडियाज कल्चर एंड हेरिटेज। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, हमारे इसमें देखो पूरा जो इंडिया है, आप देखेंगे तो पूरा इंडिया में हम बात करते हैं कि अभी हमारे पास 28 स्टेट्स है, टेरिटरीज अलग है, वो तो डिफरेंट है। लेकिन इसके बाद में हम हर एक स्टेट में जाते हैं, देखो हम इंसान है ये है, लेकिन हम बहुत सारे अलग अलग सोशल ग्रुप में डिवाइडेड है। अगर हम पूरे इंडिया की बात कर ले तो हर एक रीजन में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग एक, हर रीजन का अपना एक अलग कल्चर है, उनकी एक अलग लैंग्वेज है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो यहाँ आपको मराठी वाले लोग ही मिलेंगे, एमपी में जाएंगे आपको हिंदी के लोग मिलेंगे, ठीक है, वैसे तो हमारी आदिवासी वाली स्टेट है। फिर गुजरात में जाएंगे तो आपको गुजराती वाले लोग मिलेंगे, क्लियर। मैंने आदिवासी स्टेट इसलिए कहा क्योंकि हमारे यहाँ SC ST जो है पॉपुलेशन है, दैट्स वाई, इसे गलत ना ले, है ना, और हम इस बात पे प्राउड भी है। हम बंगाल में जाए तो वहां पर हमें बंगाली लोग मिलेंगे, तमिल में जाएंगे तो तमिलियन मिलेंगे। तो हर एक जगह जब जाते हैं तो, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड वाली बात है कि हम इंडिया में रहते हुए भी हमारे पास इतने सारे कल्चर्स है। हमारे यहाँ मोर देन 1600 लैंग्वेजेस है जो बोली जाती है और जो मदर टंग है लोगों की, क्लियर। हाँ, ये है। अब हम इतनी स्टेट्स में जा रहे हैं तो इनका सबका अलग अलग कल्चर होगा, इनकी अपनी अलग लैंग्वेज होंगी। आप तमिल में जाएंगे तो वो तमिलियन में बात करेंगे आपसे, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपसे मराठी में बात करेंगे। हाँ, एक बात है कि एक इन सबको बांधने के लिए, यूनिटी में बांधने के लिए हम इंग्लिश या हिंदी की जो है वो यूज करते हैं, ताकि हम किसी भी जगह जाए तो एक कॉमन लैंग्वेज में हम बात कर सकें। इसी तरीके से आपको पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके अलग अलग कस्टम्स है, फूड हैबिट्स है, लिटरेचर है, डांस है, ये सारी चीजें है। तो अब हम बात करते हैं, अभी हमने देखा कि हमारे इंडिया में इतने सारे डिफरेंसेस है। इंडिया तो एक है, एक कंट्री है, बट फिर उसके बाद में भी यहाँ पर इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट क्यों है। हम किसी बाहर जाएंगे तो वहां पर अमेरिका में जाए तो भाई वहां तो इंग्लिश में बात करते हैं, उनके तो ब्रिटिशियर्स है, उनकी एक ही लैंग्वेज है, हमारे यहाँ क्यों ऐसा है। तो चलो इस डाउट को भी अब हम सॉल्व कर ही लेते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में इतने सारे हम कस्टम्स क्यों फॉलो करते हैं, रिलीजन्स क्यों है, इतने सारे अलग अलग, सबके सब अपने अपने तौर तरीकों से ही क्यों जीते हैं। अब आप जब इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, अच्छा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डाइवर्सिटी इन इंडिया की कौन से फैक्टर्स जो है वो आपको इंडिया में मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके दो रीजंस होंगे, एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर एंड देन सेकंड वन इज हिस्टोरिकल फैक्टर। अब हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या होंगे ये देखो। अगर आप जियोग्राफी में देखिए, जब आप इंडिया के मैप के ऊपर जाएंगे, क्लियर, जब हम देखेंगे तो हमने पढ़ा हुआ था कि इंडिया जो है वो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, ये टू है, सॉरी, तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। जब हमने यहाँ पर पढ़ा तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हिमालय जो है वो आपको कवर कर रहा है, सेफ्टी कर रहा है, इधर आपको पाक मिल जाएगा, पाकिस्तान एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो इंडिया है वो सिचुएटेड है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमें पड़ेगा ही, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहेंगे उसके हिसाब से हमें ढलना होता है। अब यहाँ की जो तट वाले लोग हैं भाई, इनकी लाइफ स्टाइल जो है वो समुद्र के अकॉर्डिंग ही होंगी। क्यों? क्योंकि भाई इनको यहाँ के इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को
देखना होता है, अपने आप को कन्वर्ट करना है, अपने आप को ढालना है। सिमिलरली अगर हम एमपी की बात करें तो भाई एमपी वाले जो लोग हैं वो बहुत ही सेफ और सिक्योर जगह पर है, वो एकदम सेंटर पे है, ठीक है, इंडिया के सेंटर में जाके बैठा है, तो हम बहुत ज्यादा सिक्योर। इधर जाए तो इधर मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर मिलेगा क्योंकि इधर पहाड़ी वाड़ी है, तो यहाँ के लोग इस हिसाब से यहाँ पे रहते हैं। जब हम मतलब हमने देखा था, मैं जब जम्मू कश्मीर के लोगों को देखते हैं तो ये लोग अपने आप को मोस्ट ऑफ ढके रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, क्योंकि उनके कान पे हमेशा बंधे हुए रहते हैं। भाई वहाँ इतनी हवा चलती है, ये फैशन फॉलो नहीं कर रहा है कोई भी। मतलब जितने भी आप इन कंट्रीज में, मतलब इस कंट्री में जहाँ पे भी जाएंगे, तो वो अपना जो उनका जो गेटअप होता है, जो उनका ड्रेसिंग सेंस होता है, स्टाइल होता है, वो उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ये बात अलग है कि आजकल हम फैशन को ज्यादा फॉलो करने लगे हैं, लेकिन एक्चुअल रीजन यही है कि वहाँ के लोग किस तरीके का ड्रेसिंग स्टाइल जो है, ड्रेस सेंस है, वो अडॉप्ट करते हैं। तो वो डिपेंड करता है उनके जियोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर। तो जियोग्राफिकल फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइवर्सिटी के लिए भी। अगर अब हम बात करें हिस्टोरिकल फैक्टर्स की, तो देखो हर एक इसकी एक हिस्ट्री होती है, हर एक फैक्ट की। हम डिनाई नहीं कर सकते कि कोई भी जब कोई फैक्ट क्रिएट होता है तो वहां से, उस जगह से लेकर के भी उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। वो फैक्ट्स भी होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से एक जियोग्राफिकल फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए अब आप क्या करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा कि ये जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं डाइवर्सिटीज के ऊपर। अब आपके पास होमवर्क क्या है कि अब आपको क्या देखनी है, दो चीजें देखनी है। एक आपको एक तो टॉप का जम्मू कश्मीर देखना है, और सेकंड जो है लास्ट में आप इधर क्या देखेंगे, आप तमिलनाडु देखेंगे। इन दो स्टेट्स को लेकर के आप स्टडी करेंगे। आप यहाँ के जो उनका क्लॉथिंग है, उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो देखेंगे, इनके फूड देखेंगे। मतलब जितने भी टॉपिक, जितने भी पॉइंट्स जिसके ऊपर हमने बात की है डाइवर्सिटीज के ऊपर, जिसके बिहाफ पे हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इन टॉपिक के ऊपर लेकर के आप बात करेंगे, इनकी लिस्ट बनाएंगे और चेक करेंगे कि किस तरीके से ये दोनों डिफरेंट है, और डिफरेंट क्यों है ये फैक्ट भी देखना है। तो जब आप ये फैक्ट देख लेंगे, मतलब तमिल और जम्मू दोनों में, तब आपको जियोग्राफिकल फैक्टर और हिस्टोरिकल फैक्टर दोनों ही अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अदरवाइज आप मुझे कमेंट में बताएंगे नहीं आ रहा है समझ में, तो इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाऊंगी, पर अभी के लिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। चलो बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब हमने थोड़े जियोग्राफिकल फैक्टर्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। थोड़ा ऑलमोस्ट मैं वहां बता चुकी हूँ। देखो, ऑल दीज फॉर्म्ड अ नेचुरल बाउंड्री सेपरेटिंग आवर कंट्री फ्रॉम अदर नेबरिंग कंट्रीज, जो है उससे हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं। देखो हमारे यहाँ पर के जो पीपल है, ठीक है, पहले तो मैंने आपको उसका पूरा वो बता दिया कि यहाँ से भी हमारा इंडिया जो है वो पानी से बहुत ज्यादा शोर हो रहा है यार। हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो अगर हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर में हम लोग देख रहे हैं कि भाई हमारा जो इंडिया है वो इस तरीके से सिचुएटेड है। हमें पता है कि वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है, तो हमारा जो भी लाइफ स्टाइल होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन होने वाला है। अगर इसके आसपास है तो ये ज्यादातर क्या करेंगे, मछली ही पकड़ेंगे, ठीक है, फिशिंग करेंगे, इससे रिलेटेड, पानी से रिलेटेड कोई भी इनका ऑक्यूपेशन होगा उसको फॉलो करेंगे। अगर ये यहाँ पे है तो इसके अकॉर्डिंग इनका ऑक्यूपेशन होगा, ठीक है, मतलब ये अपनी लाइफस्टाइल को उसके हिसाब से ढाल लेंगे। तो जिस तरीके से एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है, सिमिलरली वैसे ही उनकी कोई ना कोई वहां से हिस्ट्री चलते हुए आ रही है। ऑल दिस फॉर्म्ड अ नेचुरल बाउंड्री सेपरेटिंग आवर कंट्री फ्रॉम अदर नेबरिंग कंट्रीज। ये सारी जो बाउंड्रीज है वो हमको दूसरे से सेपरेट कर रही है, और एक्चुअली तो सिर्फ ये दो बाउंड्री ही कर रही है। यहाँ से आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिल जाएंगी, इधर आपको नेपाल, भूटान वगैरह ये सारी चीजें मिल जाएंगी। It shaped the art, customs, and the way of living of people of India. However, each state or country has its distinctive culture, language, art, craft, food that make a diverse country, adding to its unique and cultural appeal. देखो अब इसके अकॉर्डिंग हमने तो यहाँ पर देखा कि हमें पता है कि जब हम इस वाले एरिया में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि साउथ वाले जो है, अच्छा बंगाली, हम लोग बहुत सारी थॉट है कि बंगाली वाले मछली भात ही खाते हैं, उनका एक्चुअल फेवरेट फूड है। तो भाई वो मछली भात क्यों खाते हैं? चावल जो है, जो धान की खेती होती है, वो मोस्टली पानी में उगता है और इनके पास वो पानी है,
ठीक है। जब आप यहाँ से देखेंगे तो भैया यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा है बड़ा वाला अच्छा खासा। बिहार वाले में जाएंगे तो आपको वहाँ पानी ही पानी मिलेगा, वहाँ गर्मी में भी कई बार बाढ़ चल जाती है, ठीक है। ऐसा मैंने अपनी एक आंटी से सुना हुआ है। ओके, तो वही सेम लाइन बोल रही हूँ। तो यहाँ के वहाँ पे चावल का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे मछली है, पानी है तो मछली भी होने वाला है, तो इसीलिए वो वहाँ पे ज्यादा चावल मछली भात खाते हैं। आप इधर जाएंगे साउथ वाले कंट्रीज में तो वहाँ पे आप साउथ की जो डिशेज है वो मिलने वाली है। इधर से जब आप आते हैं तो चाइनीज वालों ने तो अटैक कर दिया है, ठीक है। तो साउथ की जो डिशेज है इडली सांभर डोसा, ये तो क्योंकि वहाँ का प्रोडक्शन इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे इतना चलता है। जब हम जम्मू कश्मीर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर राजमा भात ही बहुत ज्यादा मिलता है, कड़ी चावल राजमा चावल, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्शन ये है, यहाँ बहुत राजमा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, और यहाँ के लोग जो है इनका जो भी इनका रोजगार है, जो इनका ऑक्यूपेशन है, वो इसके अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेते हैं कि जो सोर्सेज अवेलेबल है आपके पास में, आप उन सोर्सेज से ज्यादा कैसे गेन कर पाएंगे। अब आप हिस्टोरिकल फैक्टर्स के ऊपर बात करें तो हर एक जो रीजन होता है उसका वो अपनी जो हिस्ट्री है वहां से कहीं ना कहीं जो है डेवलप करती है, ठीक है। Each region developed its own history as it remained largely untouched by outside influence. Similarly, people of each region developed their distinct language to express their feelings. देखो, सब लोगों की अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती है और वो लैंग्वेजेस भी डिपेंड करती है कि उस एरिया में आप जिस तरीके से रहे तो वो हिस्टोरिकल वे में जाती है। अगर महाराष्ट्रियन वाले लोग जो है वो मराठी ना बोल रहे होते, गुजराती बोल रहे होते, तो अभी जो कल्चर में फॉलो चल रहा है वो गुजराती होता ना, वो गुजराती ही लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे मैं अपनी फैमिली में स्टार्टिंग में हम लोग मराठी कहते थे, लेकिन फिर हमने हिंदी शुरू की तो हमने उससे हिंदी को ही कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब हम हिंदी बोलते हैं, अब हमें मराठी नहीं आती है। सिमिलरली इंग्लिश वालों के लिए भी हो गया, सारी लैंग्वेजेस के लिए हो गया। तो हमारे थॉट को डिलीवर करने के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए, और वो लैंग्वेज आप अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेते हैं, जो भी आपकी फैमिली में चल रहा है, जो आपके सराउंडिंग कॉलोनीज में चल रहा है उससे लेंगे। देयर आर्ट एंड लिटरेचर आर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस दैट पीपल हैड इन द एरिया दे लिव्ड इन। अब इनका जो भी आर्ट और लिटरेचर होता है वो भी डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में रह रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री के ऊपर अभी हम बातें कर ले तो हम हिस्ट्री में हमारी एक एक चीजों को देखते हैं। अगर हम अभी एमपी की हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो हम वो सारी चीजों को पढ़ेंगे कि भोपाल कैसे स्टैब्लिश हुआ, इंदौर में किसका राज चल रहा था, ग्वालियर कैसे बसा, ठीक है, होलकर्स वहां पे आए, फिर वहां पे भोसले आए तो यहाँ पे वो आए। तो इस तरीके से हमारी जो हिस्ट्री है तो वो उस प्लेस से भी रिलेट करती है जहाँ पे वो लोग थे। जैसे कि इंदौर में अगर होलकर्स की बात करें तो वहां पर वो लोग बढ़ते बढ़ते गए। ग्वालियर में आप सिंधियास की बात करें जो अभी हम देख रहे हैं अभी भी, तो वो अपनी हिस्ट्री से ही उठ करके आए हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। Their food habit was were determined by the crop and the spices they grew. Even their occupation was greatly influenced by the geographical factors. तो एक चीज लास्ट में आती है कि आपका जो भी डाइवर्सिटी जो सेट हुई है, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, एक एक कोई भी पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर पर्सन, इंसान जिसको फॉलो करता है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो वो किस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, और दूसरा उसका कि वो किस बैकग्राउंड से उठा हुआ है, ठीक है। मतलब एक रहना और जिसमें रहना, ठीक है, जिस माहौल में, एक जिस जगह पे रहना और जिस माहौल में रहना, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी फैमिली में अगर कोई बच्चा है तो वो वही चीजें अडॉप्ट करेगा जो हम उसे सिखाएंगे, ठीक है। वो आपके मतलब जो फैमिली में जो भी कन्वर्सेशंस हो रही है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, यही सारी चीजें सीखते हैं। तो इसी तरीके से यही फैक्टर हमें ग्रो करने में मदद करते हैं, जो कि है हमारे हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल। अब हम बात करेंगे स्पेशली इंडिया में जो डाइवर्सिटीज है उसके ऊपर। अब हमने इंडिया की डाइवर्सिटी तो बात कर ली कि किन फैक्ट के ऊपर काम करती है, लेकिन अब हमें उन फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है, मतलब एक पर्टिकुलर चीजों को लेकर के बात करनी है कि भाई इन फैक्ट के ऊपर इंडिया में डाइवर्सिटीज है। आपको पता है हमारे यहाँ इतनी सारी स्टेट है और हर एक स्टेट अलग अलग चीजों को फॉलो करती है। ये डाइवर्सिटी है हर एक स्टेट की। तो हमारे यहाँ लैंग्वेजेस में डाइवर्सिटी है, रिलीजन्स में है, रीजनल एरियाज में है, ठीक है, हमारे फूड और फेस्टिवल्स में है। आप पंजाब में कुछ और सेलिब्रेट करते हैं, आप महाराष्ट्र में कुछ और करेंगे, आप गुजरात में कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि हम पूरे एरिया में ही उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं लैंग्वेजेस से। अब आप देखेंगे गुजरात में जाते हैं तो हम मराठी के ऊपर बात करते हैं, राजस्थान में जाते हैं तो एक राजस्थानी बोली होती है, एमपी में जाते हैं तो एमपी में बहुत सारी बोलियां मिलेंगी आपको, तो ठीक है, क्योंकि बीच में है,
ठीक है। एंड एक्चुअली ये फैक्ट है, हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम हिंदी में भी एमपी में बहुत अलग अलग एरिया में जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारी एरिया बोलियां मिलती है। कोरकू, गोंडी, बघेली, ये सारी लैंग्वेजेस मिलती है। ठीक है। महाराष्ट्र में आते हैं तो हमें मराठी मिलेगा, फिर इधर हमको तेलुगु, तमिल, ठीक है, कन्नड़, फिर इधर उड़िया लैंग्वेज मिलेंगी, कहीं बंगाली मिलेंगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम इंडिया में अलग अलग जगह पर विजिट करते हैं तो उनकी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। और आपको पता है कि जब हमने लैंग्वेज के ऊपर देखा तो हम लैंग्वेज वही फॉलो करते हैं जो हमारी फैमिली फॉलो करती है। ठीक है। फैमिली फॉलो करती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे मेरे घर की बात बताती हूँ मैं, कि हमारे यहाँ मेरी नानी और कुछ लोग जो है वो मराठी में बात करते हैं। क्लियर। हम मराठी में बात करते हैं तो ये हमारी लैंग्वेज हो गई। सॉरी। बट हमें हमारे कॉलोनी वालों से भी कन्वर्सेशन करनी है, हमें हमारे आसपास जो लोग हैं जिनसे हमें काम पड़ता है उनसे भी करनी है। तो उनसे और हमारे बीच में तालमेल बैठाने के लिए हमें एक प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए, जिससे हम अपने थॉट्स उनको एक्सप्लेन कर सकें और वो अपने थॉट्स हमें डिलीवर कर सकें। ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स जो है, इसके लिए आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए। तो ये लैंग्वेज क्या हुई, जैसे एमपी वाले जो है, तो ये मतलब क्या है, कंफर्टेबल है हिंदी में, तो हमने एमपी की लैंग्वेज रख दी हिंदी की। हम जो आसपास के सारे लोग हैं वो हिंदी हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है, हम हिंदी में बात करेंगे तो आपस में सब लोग समझ जाएंगे। ऐसे ही गुजरात में लोग गुजराती में बात करते हैं तो उन लोगों के लिए वो एक अंडरस्टैंडेबल। The languages spoken in India can broadly be classified into two group on the basis of their origin. हाँ, ये जो languages है वो आप दो basis के ऊपर divide कर सकते हो। The language spoken in the southern part of the belong to the Dravidian group. जो हमारे पास में साउथन वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर ये लोग जो है वो द्रविडियन जो ग्रुप है, तो द्रविड़ शैली जो होती है उसके बिहाफ पे बात करते हैं। और जो लैंग्वेज स्पोकन इन नॉर्थन पार्ट, क्योंकि देखो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो नॉर्थ में क्या होता है, ये लोग संस्कृत के ऊपर, मतलब संस्कृत इनका कनेक्ट होता है, और ये वाले जो है ये द्रविडियन है। ठीक है। तो द लैंग्वेज स्पोकन इन नॉर्थन पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत एंड बिलोंग टू द भरूपी ग्रुप। ठीक है। भरूपी और जो संस्कृत है, इनसे इनकी लैंग्वेजेस जो है वो ओरिएंट हुई है। अगर संस्कृत को ही और हम खोलते जाए तो वो एक शुद्ध हिंदी का रूप आता है, फिर उसको थोड़ा बहुत उर्दू का टच, थोड़ा बहुत इधर उधर का टच डाले तो हमारे पास वो हिंदी आती है, नॉर्मल हिंदी जो हम बात करते हैं। इवन हम जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम उसको हिंदी कह रहे हैं, बट एग्जैक्टली ये हिंदी नहीं है। ठीक है। जब हम डिटेल में पढ़ने जाए हिंदी तो वो लगभग सिमिलर होता है संस्कृत के। ठीक है। तो हम ऊपर वाले जो लोग हैं ये किसके ऊपर बात करते हैं, ये भरूपी और संस्कृत का रूप है, और नीचे वाले जो है वो द्रविडियन को फॉलो करते हैं। अगर अब आप बात करें, हाँ ये द्रविडियन ये तो एक प्रॉपर हो गया, लेकिन इसके बाद में इतने सारे लैंग्वेजेस है तो हर जगह अपनी अलग अलग बातें करते हैं लैंग्वेजेस में। अब हम रिलीजन्स में डाइवर्सिटी देखें तो भाई इसको आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करना होगा। हम पूरे इंडिया में ही नहीं, आप कहीं भी रहे तो हमें वहां पे सारे रिलीजन के लोग मिलने वाले हैं। आप स्कूल में चले जाइए, आपको मोमेडियन मिलेंगे, आपको हिंदू मिलेंगे, आपको क्रिश्चियन मिलेंगे, आपको हर एक कास्ट के लोग वहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है। और यही यूनिटी ऑफ इंडिया है एक्चुअल में। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे टाइप के लोग हैं। पहले तो हमने ऐसा कहा था कि हमने जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तब ये बात हो गई थी कि जो मोमेडियंस है वो पाकिस्तान में रहने वाले हैं और जो हिंदू है वो इंडिया में रहने वाले हैं। बट इंडिया में ऐसी चीज नहीं है, इंडिया में आज भी सारे ही रिलीजन के लोग रह रहे हैं, ना सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, उसके अलावा भी बहुत सारे जो रिलीजियस है वो लोग यहाँ पे रहते हैं। इन इंडिया वन कम अक्रॉस पीपल ऑफ इन इंडिया डिफरेंट रिलीजियस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिसमस, जैन, बुद्धिस्ट एंड मैनी अदर्स. They have different places of worship and different religious practices. Our constitution give all citizens the freedom to follow their own faith. That is why we called India in यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया है, एक सेकेंड। इंडिया सेक्युलर स्टेट क्यों कहा जाता है? अब एक बात है, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं करूंगी, यहाँ पे एक शॉर्ट में बताऊंगी कि हमारे देश में एक ऐसा संविधान में एक ये भी बात कही गई है कि हमारे यहाँ कोई भी धर्म है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी के ऊपर ही जाएंगे हम, कोई भी धर्म हो, वो हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, क्रिसमस है, जैन है, कोई भी धर्म है, तो वो अपने धर्म के लिए, अपने उस वर्शिप के लिए, उस पूजा पाठ के लिए वो कहीं भी जा सकता है। आपको पता होगा अपने एरिया में कि वहां पर हमारे यहाँ पर
चर्च भी है, हमारे यहाँ पर मस्जिद भी है, हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर भी है, हमारे यहाँ हर एक वो मतलब स्थान है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग अपने अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकते हैं, उनका बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे यहाँ जैन मंदिर भी मिल जाएंगे, बुद्धिस्ट भी मिल जाएंगे, सारी चीजें हैं। तो इंडिया में ये फ्रीडम आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी गई है कि आप अपने धर्म की पूजा, मतलब आप जिस भी धर्म को मानते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस इन द सेंस कि आप उसको फॉलो करेंगे, आप उसमें पूजा पाठ करेंगे, आप उसको बढ़ावा देंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप एक दूसरे को इफेक्ट ना करें। ठीक है, जो एक्चुअल में हो रहा है, तो बस आप एक किसी और आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये फ्रीडम देता है कि आप कोई भी रीजन, आप किसी को भी फॉलो करो, मतलब मैटर नहीं करता है, आप कर सकते हो, आप जिस भी रिलीजन के हो आप उसको फॉलो कर सकते हो। दैट्स वाई हमने हमारे इंडिया को सेक्युलर स्टेट कहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है कि आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, आप जिस भी धर्म से हो आप उसकी पूजा पाठ करें, आप उस धर्म की शिक्षा ले, उस धर्म को बढ़ावा दे, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है, वरना जहाँ पे मेजोरिटीज होती है वहां पे वही चीजें होती है। जब आप इतिहास में पढ़ने लगेंगे, हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे, तो बहुत सारी चीजें हमें साथ में क्लियर होते जाएंगी। क्लियर। अब हम कुछ रीजनल एरियाज के ऊपर बात करेंगे। अब रीजनल एरियाज कैसे हुए, एक सेकेंड, यहाँ कुछ पॉइंट, ओके ओके ओके, हाँ ये थोड़ा अपडेट नहीं हुआ था। देखो, अब हमने एक चीज देख ली थी कि हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे टाइप के लोग रह रहे हैं। ठीक है, हर एक जगह पे अलग अलग लोग रह रहे हैं। और मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी कि हमारा जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की किस कंडीशन में हम रह रहे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और वहां पर हम एकदम नॉर्मल सलवार सूट पहन के घूम रहे हैं, या हम जीन्स वीन्स कुछ भी मतलब नॉर्मल ड्रेसेस पहन रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को वहां पे सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मतलब जो टेम्परेचर है वो ठंडा है, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है। हम हमारे यहाँ पर नॉर्मली रहते हैं, हमारे यहाँ हम इतने वूलन वाले कपड़े नहीं पहनते, लेकिन वहां पर नीड है, वहां पे गर्म कपड़ों की आवश्यकता है, क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर और वहां का टेम्परेचर मेल नहीं खाने वाला। क्लियर। आप किसी और पार्ट में चले जाए, वैसे एमपी तो बहुत ही ज्यादा सेफ और हर एरिया में सेफ एंड सिक्योर है। तो पूरे एरिया में क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, तो उनकी डिफरेंट टाइप की क्या होनी चाहिए लाइफ स्टाइल है, उनकी फूड हैबिट है। कई जगह हम डिपेंड करते हैं कि एक तो बात हो गई कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है हम उसी को मतलब फॉलो करेंगे, उसी के हिसाब से खाएंगे जिसका प्रोडक्शन, जैसे बंगाल में मछली बात हो रहा था। ठीक है, लेकिन वहां के एटमॉस्फेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग क्या नीड्स है। कश्मीर में अगर जाकर देखें तो वुलन के कपड़े बहुत ज्यादा पहनते हैं। ठीक है, ओके। differences in climatic condition in different region of India bring diversity in the lifestyle of people, which include dresses, फूड हैबिट, फेस्टिवल एक्सेट्रा। अब ये जो रीजनल एरियाज हो गए तो हर एक की होते हैं। ठीक है, पंजाब में जाते हैं तो हम वहां पर क्या सेलिब्रेट करते हैं, है ना, भंगड़ा पालो, यही होता है। आप गुजरात में जाएंगे तो वहां पर आपको गरबा खिलाने वाले हैं। हम एमपी वाले कुछ भी कर लेते हैं, वैसे हमारे यहाँ गोडी डांस बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो वहां पर आपको वुलन कपड़े पहनने हैं। आप किसी और जगह शिफ्ट हो जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र का एक अपना ट्रेडिशनल ड्रेस है। आप बंगाल में जाएंगे वहां का अपना ट्रेडिशनल ड्रेस है। आप तमिल में जाए, पंजाब में आपको पगड़ी पहनने को मिलेंगी। आप मोमेडियंस इसमें जाएंगे तो आपको वहां पर वो हमेशा बुरखा में दिखेंगे, उनकी भी टोपी वोपी होती है। महाराष्ट्र में मिलने वाले हैं। तो हर एक रीजन जो रीजनल एरिया है वो अपने अपने कस्टम को इस तरीके से फॉलो करता है। Rajasthan wear turbans on head gear to protect themselves from the extreme heat and sandstorm। देखो, राजस्थान वाले अपने ऊपर टोपी क्यों पहनते हैं? ताकि वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म है, तो वो जो हीट आने वाली है, जो सैंडस्टोन्स आने वाले हैं, मतलब जो वहां की रेत से जो भाप निकलती है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक इस टाइप के कपड़े पहनते हैं, वो उनको शौक नहीं है। इसीलिए कश्मीर वाले इस टाइप के कपड़े, वुलन वाले कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि उन्हें वहां की ठंडे टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करना होता है। देखो, दो एग्जाम्पल देख लिए, एक तो यहाँ पे गर्म प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये लोग अपने आप को ठंडे टेम्परेचर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हो, उस हिसाब से आपका होता है। अब भाई सबकी फेवरेट वाली चीज आ गई है, फूड एंड फेस्टिवल्स, राइट। आप
आपको कोई चीज खानी हो तो अब तो बहुत अच्छा सिस्टम हो चुका है कि आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में नहीं जाना है, वो आपको आपके घर में अवेलेबल हो जाता है। इवन हमारे यहाँ की चौपाटीज पे हर टाइप का फूड मिलता है। हम चाइनीज फूड खाते हैं चाइना में जाके नहीं, हम साउथ इंडियन डिशेस लेते हैं, हम साउथ में नहीं जाते हैं, राइट। तो अब हमारे पास में सारी चीजें मैनेज है, एक जगह अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम उस प्लेस का नाम लेना नहीं भूलते। जब भी हम कोई डिश खाते हैं, हमें पूरन पोली पसंद है, अगर हम पूरन पोली खा रहे हैं तो हम बोलते हैं महाराष्ट्र की देन है भाई, महाराष्ट्र का फेमस है, ठीक है। सरसों का साग और मक्के की रोटी खानी है तो हम इसका क्रेडिट देते हैं पंजाब को। फिर हमें सेब खाना है तो हम कश्मीर की याद करते हैं, हमें इडली डोसा खाना है तो हम साउथ की याद करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे इंडिया में जितने टाइप के डिफरेंसेस है, उसी तरीके से एक डिफरेंस ये भी आता है कि हर एक एरिया में वहाँ की अपनी एक अलग डिश जो है वो फेमस होती है। वहाँ पे अलग अलग वहाँ के एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है, ज्योग्राफी के ऊपर, हिस्टोरिकल की वहाँ पे उनके यहाँ क्या ज्यादा फेमस है और वो क्या खाते हैं, ठीक है। लिट्टी चोखा आप राजस्थान बिहार से देख लेंगे, दाल बाटी आप राजस्थान में देख लेंगे। तो डिपेंड करता है, इतनी सारी फूड हैबिट्स जो है, इतने सारे रीजंस है, तो वहां पे अपनी उनकी अलग अलग फूड हैबिट्स भी होती है। डिफरेंट फूड हैबिट्स आर सीन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ड्यू टू डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन। हाँ, मैं हमेशा कहूंगी कि हर एक चीज आपको दो ही फैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, पूरी डाइवर्सिटी, क्लाइमेट कंडीशन, वही जियोग्राफी हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, तो सारी चीजें इसी पे डिपेंड है। तो आपकी फूड वेराइटीज जो है ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, आपकी क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर। People living in the southern and eastern part of the country eat more rice, fish and coconut, whereas people living in north and western part of the country take more wheat, pulses, milk product, ये वाले। तो डिपेंड करता है, साउथर्न वाले जो है वो ज्यादा राइस खा रहे हैं, ज्यादा फिश खा रहे हैं, कोकोनट ये कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे प्रोडक्शन है। जब आप केरला में जाएंगे आपको नारियल के पेड़ ही दिखेंगे धड़ाधड़, क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। नारियल के पेड़, नारियल के लिए जो फार्मिंग करनी है उसके लिए वहां का क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग है। चावल उगाने के लिए वो जगह परफेक्ट है, क्योंकि वो ज्यादा पानी में उगता है, मछलियां पानी में ही होती है। भाई ये लोग तो तीनों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, इनके पास तो पानी पानी है, मछली है, इनके पास ज्यादा हो रही है तो भाई खाओ, और यही फेमस करके फिर वो पूरी इंडिया में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। अगर हम फिर उसके बाद में वेस्टर्न के ऊपर बात करें तो यहाँ पे ज्यादा ये लोग वीट खाते हैं, पल्सेस, मिल्क, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिल्क ज्यादा होता है, इनके पास ज्यादा ही मतलब दुधारू पशु है, इनके पास ज्यादा पल्सेस की खेती हो रही है, ये अनाज, मोटे अनाज उगा रहे हैं, इसलिए ये गेहूं दाल ये सारी चीजें खा रहे हैं। तो डिपेंड करता है आप किस जगह पे रह रहे हो, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, किस तरीके से रह रहे हो। इवन आपके घर का जो स्टाइल होता है वो भी डिपेंड करता है उस कंडीशन के ऊपर, क्लियर? वहां की जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां के घर कैसे होते हैं। आफ्टर द वीडियो, आप जब वीडियो देख लेंगे तो आप एक एक स्टेट में जाएंगे, जब भी फ्री होंगे तो आप उस स्टेट को ओपन करेंगे, उस स्टेट का आप फेमस फूड देखेंगे, फेमस ड्रेस देखेंगे, फिर उसके बाद में उसकी जो वहाँ का डांसिंग सेंस है, उसके फेस्टिवल्स है, उनका घर कैसे है, तो ये सारी चीजें आप देखते देखते जाएंगे। और जब आप वहाँ पे एक्चुअल में वहाँ विजिट करेंगे तो आपको ये डिफरेंसेस और ज्यादा समझ में आएंगे। तो जाने से पहले आप गूगल करके देख सकते हैं, तो प्लीज देखिएगा। अब हमने बात कर ली कि इनके घर डिफरेंट होते हैं सारे स्टेट में, इनके खाने का स्टाइल अलग है, ये अलग अलग फूड्स खाते हैं, ये अलग अलग कपड़े पहनते हैं, इनके अपने अपने रिलीजन्स होते हैं, तो ये इनके अपने अपने धर्म है, तो उनके हिसाब से ही इनके फेस्टिवल्स भी वैसे ही चलते हैं। तो हर जो इंसान है, मतलब जितने भी रिलीजन्स है, जो भी उनके हार्वेस्टिंग, और डिपेंड भी करता है हार्वेस्टिंग सीजन्स, क्योंकि हमारे त्योहार जो है वो हमारी खेती के सीजन्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। हम इंसान हैं, एक कॉमन चीजें हैं मतलब इंडिया के इंसान के लिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो खेती किसानी को ही देता है। तो जैसे ही उनका अनाज आता है उनके त्योहार शुरू हो जाते हैं, अनाज खत्म उनके त्योहार खत्म। Due to various religion and harvesting season, people of India celebrate different festival in India, different reasons, okay, in different at different time, सच एज, देखो बैसाखी, पंजाब में आप बैसाखी खेल मतलब होता है, जैसे ही उनका अनाज आता है तो वो उस टाइम में बैसाखी से सेलिब्रेट करते हैं। केरला में ओनम करते हैं,
असम में बिहू, मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश बिहार में होता है, मकर संक्रांति एमपी में भी सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, होली दिवाली होता है डिफरेंट डिफरेंट, किसी की ईद होती है। तो हर एक फेस्टिवल, मतलब ये तो मेन हो गया जो कि हम अलग अलग सेपरेट स्टेट में ही यूज करते हैं। लेकिन जो इस स्टेट के लोग दूसरे इसमें है, तारक मेहता में आप देखते हो, तारक मेहता में बैसाखी भी सेलिब्रेट करते हैं, मकर संक्रांति भी करते हैं। अच्छा, तारक मेहता में असम से कोई नहीं आया ना अभी, असम केरला से? कोई बात नहीं, आएंगे जल्दी, कैरेक्टर बुलवाए जाएंगे। ठीक है, असीद मोदी को हम मैसेज करेंगे। ओके, तो डिपेंड करता है। तो इस तरीके के उनके बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, और जो फेस्टिवल है तो इनका एक डांसिंग स्टाइल भी होता है। जैसे कि अब नवरात्रि शुरू हो चुका है आज से, तो अब आपको हर तरफ गरबा ही गरबा देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि मैम गरबा तो गुजरात वालों का है, तो नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो पूरे जगह ही सेलिब्रेट की जाती है, और इसे ही हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कुछ चीजें हैं हाँ जो हर एक खेलते हैं। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखना है तो आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा जाके देख लीजिए, आपका स्कूल देख लीजिए, आपका कॉलेज देख लीजिए, जहाँ पे हम सब मिल करके एक साथ में, नहीं मैटर करता कि कौन कहाँ से आया कौन कैसा आया, हम साथ में बैठ के अपना लंच शेयर करते हैं ना। यही यूनिटी है। हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हम भले अलग अलग स्टेट में हैं। ठीक है, हम एमपी में रह करके मछली भात क्यों खा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे इसमें एक यूनिटी है। हम साउथ इंडियन डिशेस क्यों खा रहे हैं? हम चाइनीज क्यों खा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यूनिटी बंधी हुई है। तो इंडिया में भी ये यूनिटी जो है वो बंधी हुई है, और एक कहता है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फेल। अगर आप यूनाइटेड है, आपकी मुट्ठी बंधी हुई है, तो आप खड़े हैं, आप रह सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर एक ग्लोब दिखाया है, इसमें इंडिया दिखाया है, और सारे लोग अलग अलग है, कोई सिख है, कोई पारसी है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, इतने सारे लोग हैं। अगर इसमें से एक ने भी हाथ छोड़ दिया ना, तो लटक जाएंगे सब। तो इसीलिए कहा है डिवाइडेड वी फेल। जब आप डिवाइड हो जाएंगे तो आप फेल हो सकते हैं, और अंग्रेजों ने आपका इसी का फायदा उठाया था, आपको उन्होंने डिवाइड कर दिया था, राइट। Despite of all these diversity in different fields, physical, social, linguistic, cultural, religious, there is a fundamental unit that binds the whole of India together। ठीक है, हमारे यहाँ पर एक फंडामेंटल यूनिट है जिसके ऊपर सभी लोगों ने एक दूसरे को बांध के रखा हुआ है। जब भी हमारे इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई है या अभी भी होती है, तब हम सारी चीजों को छोड़ करके एक साथ खड़े होते हैं। जिसका एग्जाम्पल हमने कोविड में भी देख लिया। कोविड में जैसे हम लोग बीजेपी कांग्रेस बहुत करते हैं ना, लेकिन उस टाइम में सब साथ खड़े थे, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी को फेस कर रहे थे, बहुत बड़ी आपदा देख रहे थे, और इस वक्त ना सिर्फ इंडिया, इवन दूसरे स्टेट्स भी साथ में खड़े हुए थे। हमने देखा कि कैसे हमारे यहाँ से वैक्सीनेशन जो है, मेडिसिन जो है, वो अदर कंट्रीज को भी सप्लाई हो रही है। अगर हम इंडिया में इसकी बात करें, कुछ एग्जांपल्स देखना चाहे कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी की, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं। जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, राइट, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्हें भगाने के लिए जितने भी लोग थे, पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम चलता था, यहाँ पे दलित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय, शूद्र, ये सारे वर्ग चलते थे। लेकिन क्या हुआ, जब इन्हें भगाने की बारी आई तो किसी ने नहीं देखा कि तो कौन है हिंदू, मुस्लिम, कौन दलित, कौन क्षत्रिय, कौन एससी, कौन एसटी, कौन ओबीसी। किसी ने भी इन सारी चीजों को नहीं देखा, लेकिन सब लोग मिलकर के साथ में खड़े हुए। इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, जलियांवाला बाग जो हुआ था इन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, तो वहां पर भी जब वो जो मीटिंग हो रही थी ना, तो वहां पर सारे लोग खड़े थे, साथ में खड़े थे, एक यूनियन के इसमें खड़े थे। जब उनके ऊपर जनरल डायर ने वहां पर बंदूक जो चलाई थी उस टाइम में। ठीक है, तो ये यूनिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम यूनिटी का एग्जाम्पल जो है हमारे फेस्टिवल्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, हम सारे फेस्टिवल यूज करते हैं, होली करते हैं, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, है ना, गुरु पूर्णिमा, गुरु पर्व, ये सारे साथ में करते हैं। हम कभी भी किसी से डिनाई नहीं करते। अगर ईद होती है तो हमारे यहाँ भी सेवई बनती है, दिवाली होती है तो वो लोग भी पटाखे फोड़ते हैं। हमारे यहाँ मैटर करता है तो वो मैटर क्या करता है, हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस किसी से भी आए, और त्योहार होते हैं तो जाहिर सी खुशियां तो लेकर के ही आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इस स्टेट से हैं तो आप इसी को फॉलो करें, आप इस रिलीजन से हैं इसे ही फॉलो करें। भाई खुश रहो और खुशियां बांटो, दैट्स इट। हम सारी चीजों को फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जी हाँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी यूनिटी का, तो आप तिरंगे को देख सकते हैं। तिरंगा तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन इन जो नारंगी कलर है, सफेद और जो हरा कलर है, इसका मतलब आप जा करके देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और कैसे ये एक यूनिटी को शो करता है।
अगर आप अपना जो नेशनल एंथम है जन गण मन देखेंगे, जब आप इसका प्योर अर्थ निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जन गण मन जो है वो हम सॉरी ड्यू टू सम मतलब क्या कहना चाहिए, कुछ वजह से हम इसको पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब आप इसका मतलब देखेंगे तो आपको पता चलेगा वंदे मातरम जन गण मन का कि ये पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब सिर्फ एक को नहीं कर रहा है, नेशनल एंथम है तो भाई वो नेशनलिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा आपकी, ठीक है। सभी चीजों को, आपके ट्राइंगल 3 कलर है, ठीक है। नॉर्मली आप इनका मीनिंग तो बाद में देखेंगे कौन सा सुकून शांति किसका है। देखो लाल रंग हिंदुओं में चढ़ता है, हरा रंग भी चढ़ता है, लेकिन ये मोमेडियंस का भी है, यूनिटी बता रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो मतलब है वो आप जरूर देख करके कमेंट में मुझे बताने वाले हैं, ठीक है। वंदे मातरम जनगण मन का भी जब आप अर्थ निकालेंगे देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें हर एक, ठीक है, जो स्टेट है वहाँ के रिचुअल्स है, सारी चीजों को ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरीके से सब साथ में बंध के एक यूनिटी को शो करता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि इंडिया जो है वो इतनी डाइवर्सिटी से घिरा हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी मुट्ठी इसी तरीके से बंधी हुई है। जब ये मुट्ठी हट जाएंगी, इस तरीके से हो जाएंगी, मतलब कोई भी कहीं भी गिर सकता है, तो हमें गिराना नहीं है, हमें मुट्ठी बांध के रखनी है। इतनी सारी डाइवर्सिटीज है तो आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं। कैसे भाई, खुश होने वाली बात है कि आपको इतने सारे ट्रेडिशंस के बारे में जानने को मिल रहा है, इतनी सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करने को मिल रहे हैं। फेस्टिवल होते हैं, छुट्टी भी होती है, एंजॉयमेंट भी होता है। तो भाई आज के लिए इतनी ही चीजें। अब आप इसके बेनिफिट्स की लिस्ट बना के भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में जो जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे, ये आप मुझे जरूर से जरूर बताने वाले